हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं गोपाल सोनी और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जिसका नाम है केबीसी, केशव भानु क्लासेस। तो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के अंदर हमारी बात हो चुकी थी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन तक। ठीक है, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी। कोई पहली बार अगर इस वीडियो को देख रहा है तो पीछे जाके पहले नर्वस सिस्टम को देख लीजिए स्टार्ट से, तभी आपको ये वीडियो आगे समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आने वाला। तो पहले उस वीडियो को स्टार्ट करना, आराम से देखना, उसके बाद इस वीडियो को आगे बढ़ाना। और जिसने देख लिया अगर उसने वापस से नहीं पढ़ा है तो पहले एक बार रीडिंग मार लीजिए, उसके बाद वीडियो को स्टार्ट करिएगा ताकि आराम से आपको समझ में आए। तो आज जो अपना टॉपिक चल रहा है वो है तंत्रिकीय आवेग की उत्पत्ति एवं संचरण। यानी जो हमारे पास जो सूचनाएं आती है उसका उत्पत्ति और उसका आगे कंडक्शन कैसे होता है, कैसे वो सूचनाएं आगे जाती है, हमें इस बारे में आज डिस्कस करना है। तो आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, थोड़ा सा पार्ट लेवल थोड़ा सा ज्यादा हाई कर रहा हूं। देखिए, तंत्रिकीय आवेग की उत्पत्ति एवं संचरण, तो ये आप जानते हो ये किसकी स्ट्रक्चर है, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है, तंत्रिका कोशिका की स्ट्रक्चर है। इसमें ये वाला पार्ट हमारा डेंड्रोन, ये वाला पार्ट साइटोन, साइटोन के अंदर ये क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस, बाकी मैंने बनाया नहीं है, और ये वाला पार्ट हमारा एक्सोन। ठीक है, अब देखिए जब न्यूरॉन एकदम रिलैक्स फेज के अंदर है, मतलब उसके अंदर अभी तक कोई सूचनाएं चालू नहीं हुई है, रिलैक्स है, ठीक है, शांत है, तो उस कंडीशन के अंदर ये स्ट्रक्चर बना रखी है। अभी तक न्यूरॉन ने है वो कोई भी सूचनाएं है वो ग्रहण नहीं की है। यानी कैसे है न्यूरॉन, कैसी फेज में है, तो बोलेंगे रेस्टिंग फेज में, विश्राम अवस्था में। कैसी अवस्था में, विश्राम अवस्था में, यानी स्थिर या प्राकृतिक अवस्था में। ठीक है, नॉर्मल स्टेज है एकदम, ना तो अभी तक कोई सूचनाएं ले रहा है ना इसके अंदर सूचनाएं कोई आगे जा रही है। ठीक है, सूचनाएं लेने के लिए अभी ये तैयार हो रहा है। ठीक है, यानी अगर इसको अपन कोई सूचना देंगे तो ये अभी ले लेगा, लेकिन इस कंडीशन में अभी इसने सूचनाएं नहीं ली है, पहली बात। ठीक है, यानी बोलेंगे कैसा अवस्था है, अभी कैसी अवस्था है, तो बोलेंगे ये न्यूरॉन की विश्राम अवस्था है। कैसी अवस्था है, विश्राम अवस्था है, रेस्टिंग फेज है। ठीक है, जब हम रेस्टिंग फेज के अंदर न्यूरॉन को देखते हैं तो मेनली जो संचरण करने का काम करता है वो कौन करता है, मेनली हमारा एक्सोन करता है। ठीक है, डेंड्रोन क्या करेगा, सूचनाओं को लेगा, साइटोन उस सूचनाओं पर वर्क करेगा, यानी पता लगेगा भाई इसका क्या करना है आगे, और बाद में किसको दे देगा, एक्सोन को। तो मेनली जो संचरण यानी कंडक्शन करने का काम है वो किसका है, एक्सोन का है। तो एक्सोन पर अपन बात करेंगे, एक्सोन की स्टडी करेंगे कि एक्सोन में ऐसा क्या होता है कि सूचनाएं आगे जाती है। ठीक है, तो अभी जो न्यूरॉन है वो कैसी अवस्था में, बोलेंगे विश्राम अवस्था में, रेस्टिंग फेज में। तो जब रेस्टिंग फेज के अंदर अपन इस एक्सोन को देखते हैं, माइक्रोस्कोप से देखा तो देखा भाई इसके आउटर और इनर में कुछ डिफरेंस है। आउटर और इनर यानी बाहर और अंदर, इसमें कुछ डिफरेंस है। तो अंदर वाला जितना भी पार्ट है, अंदर वाला न्यूरॉन के अंदर वाला जितना भी पार्ट होता है उसको बोलते हैं आईसीएफ। किसी भी सेल का, न्यूरॉन की बात नहीं है, किसी भी सेल के अंदर जो अंदर वाला पार्ट होता है, जैसे मान लीजिए हमारी सेल है, ठीक है, तो इस सेल का जो अंदर वाला पार्ट है सारा, इसको बोलते हैं अपन आईसीएफ। ठीक है, और इसके बाहर जो भी पार्ट प्रेजेंट है उसको बोलते हैं ईसीएफ। आईसीएफ मतलब होता है इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, यानी अंदर जितना भी फ्लूइड भरा हुआ है वो सारा क्या कहलाएगा, आईसीएफ, अंतः कोशिकीय द्रव्य। ठीक है, कॉपी के टॉप पर लिख सकते हैं आप आईसीएफ, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड या अंतः कोशिकीय द्रव्य। ईसीएफ मतलब होता है एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड, यानी कि बाह्य कोशिकीय द्रव्य। ये कोशिका से बाहर है और ये कोशिका के अंदर वाला पार्ट है। तो न्यूरॉन भी क्या है, हमारी कोशिका ही तो है, न्यूरॉन क्या है, सेल है। तो ये सेल का अंदर वाला पार्ट हो गया, इसलिए इसको क्या बोला, आईसीएफ, और इस सेल के बाहर वाले पार्ट को क्या बोला, ईसीएफ। ओके, नाउ देखिए, अब देखा कि जब माइक्रोस्कोप से देखा तो देखा भाई ईसीएफ के अंदर हमें सोडियम की क्वांटिटी है वो ज्यादा मिल रही है। ईसीएफ के अंदर यानी सेल मेम्ब्रेन है, ये बीच वाली क्या है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ सोडियम की क्वांटिटी है वो ज्यादा है, सोडियम की मात्रा ज्यादा है। इस कारण बाहर की जो मेम्ब्रेन है उस पर कौन सा चार्ज है, तो बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। बाहर कौन ज्यादा है, सोडियम ज्यादा है। ठीक है, इस कारण बाहर जो मेम्ब्रेन है उस पर चार्ज कैसा है भाई, पॉजिटिव है। फिर जब ईसीएफ के अंदर देखा
तो ECF के अंदर देखा हमें क्या मिल रहा है, पोटेशियम ज्यादा मिल रहा है। क्या मिल रहा है, पोटेशियम की मात्रा है वो ज्यादा है, लेकिन जो चार्ज है वो कैसा है, नेगेटिव है। अब आपके दिमाग में आएगा भाई पोटेशियम है तो पोटेशियम सर आपने लगा रखा है प्लस लगा रखा है, यानी अंदर भी चार्ज कैसा होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, लेकिन अंदर चार्ज है वो प्लस नहीं होता है। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा क्या है, एक्सोप्लाज्म, एक्सोन का जो अंदर वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सोप्लाज्म, लास्ट क्लास बताया था। तो एक्सोप्लाज्म के अंदर हमें पोटेशियम के अलावा और क्या क्या मिलता है, तो पोटेशियम के अलावा हमें और मिलता है भाई, एक मिलता है हमें फॉस्फेट आयन और एक मिलता है ऑर्गेनिक एनाइन। क्या क्या मिलते हैं, फॉस्फेट आयन यानी PO4-3 और एक मिलता है हमें ऑर्गेनिक एनाइन। तो एनाइन का मतलब क्या होता है भाई, नेगेटिव, एनाइन का मतलब क्या है, नेगेटिव। और फॉस्फेट आयन, ठीक है, PO4-3, यहां पर क्या लिख रखा है, -3, ठीक है, +3 नहीं लिखा, क्या लिख रखा है, -3 लिख रखा है। तो इस कारण से जो एक्सोन के अंदर इसकी क्वांटिटी है वो ज्यादा होती है, किससे, पोटेशियम से। तो इस कारण एक्सोन के अंदर है वो नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा किसके तुलना में, पॉजिटिव चार्ज की तुलना में। यानी ऑल ओवर यहाँ पर एक्सोन के अंदर चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव, और एक्सोन के बाहर की तरफ चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। क्लियर। जब किसी भी मेम्ब्रेन या किसी भी साइड के दोनों तरफ एक प्लस है और एक माइनस है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। जब आप फिजिक्स में पढ़ोगे कि एक तरफ हमने क्या लिख रखा है, प्लस, और एक तरफ हमने क्या लिख रखा है, माइनस चार्ज है, तो उसके बीच का जो डिफरेंस होगा पोटेंशियल का, उसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर देखा भाई पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, तो बोलेंगे यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो होता है -70 मिली वोल्ट। कितना होता है, -70 एम का मतलब होता है मिली, ठीक है, मिली वोल्ट। तो ये जो माइनस लिख रखा है वो किसके रेफरेंस में है, तो बोलेंगे अंदर वाली जो आपके लेयर है जो माइनस दिख रही है आपको, इसके रेफरेंस में ये पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है। तो माइनस किसको बता रहा है, अंदर वाले को बता रहा है। अगर यहाँ पर प्लस लिखते तो ये किसको बताता, बाहर वाले को। लेकिन हमने ये क्या लिखा है, -70 मिलीवोल्ट, यानी अंदर कैसा चेंज हो रहा है, अंदर का पोटेंशियल डिफरेंस क्या चल रहा है, तो बोलेंगे -70 मिलीवोल्ट चल रहा है। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन विश्राम कला विभव। अभी कौन सी फेज के अंदर है न्यूरॉन, विश्राम अवस्था के अंदर है, तो बोला विश्राम कला विभव। इंग्लिश में देखिए रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है, मेम्ब्रेन के अक्रॉस आर पार एक पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको क्या बोला, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो ध्यान रखना है -70 मिलीवोल्ट, ठीक है। अब ये जो रेस्टिंग फेज है, विश्राम अवस्था, इसके अंदर न्यूरॉन की कंडीशन क्या क्या है, इसके अंदर क्या क्या क्वालिटी है, तो बोलेंगे ये न्यूरॉन की स्थिर या प्राकृतिक अवस्था है। कैसी अवस्था है, स्थिर या प्राकृतिक अवस्था है। यानी जब भी न्यूरॉन रिलैक्स फेज में होगा, जब भी कोई न्यूरॉन सूचनाएं नहीं लेगा, तो सूचनाएं नहीं लेगा तब वो किसकी कंडीशन होगी, ऐसी कंडीशन हो जाएगी। जब न्यूरॉन सूचनाएं ले लेगा तब उसकी कंडीशन चेंज हो जाएगी। अभी ये न्यूरॉन है, कोई भी सूचनाएं नहीं ले रहा, ठीक है, यानी इसके अंदर कोई भी सूचनाएं अभी तक नहीं चल रही है, एकदम रेस्ट है, ठीक है। अगर आप इसको कोई सूचना दोगे तो ये ले लेगा, नहीं दोगे तो ये नहीं लेगा। तो बोला ये न्यूरॉन की कैसी अवस्था है, ये इसकी स्थिर या प्राकृतिक अवस्था है, होम्योस्टेटिस स्टेज है। फिर बोले ये न्यूरॉन की कैसी अवस्था है, दूसरा बड़ा है, तो बोलेंगे ध्रुवित अवस्था है। ध्रुवित मतलब होता है एक तरफ प्लस है और एक तरफ क्या है, माइनस है, ठीक है। तो ध्रुवित मतलब एक प्लस और एक माइनस। तो ये कैसी अवस्था है, बोलेंगे पोलराइज्ड स्टेज है, ध्रुवित अवस्था है, ठीक है। और ये कैसी अवस्था है, न्यूरॉन की उत्तेजनशील अवस्था है। उत्तेजनशील मतलब ये सूचनाओं को लेने के लिए एकदम तैयार है, ठीक है। जब अपन लड़ाई में जाते हैं तो लड़ाई के अंदर क्या हो गया, तैयार होकर जाते हैं, तो ये तैयार वाली अवस्था है। अब इसको अगर आप सूचना दोगे तो ये सूचना ले लेगा, ठीक है। लेकिन अभी तक इस कंडीशन के अंदर सूचना है वो आगे जा नहीं रही है। समझ लो, दो मैंने वर्ड बोले, एक मैंने बोला सूचना ले लेगा और एक मैंने बोला सूचना आगे नहीं जा रही है, ठीक है। तो ये जो फेज है वो सूचना लेने के लिए तैयार है, ठीक है। जब सूचना आगे जाएगी तो इसकी कंडीशन में चेंज आएगा। तो अभी तक कैसी अवस्था है, बोलेंगे विश्राम अवस्था है। क्या क्या बात है ध्यान रखनी, देखो कैसी अवस्था है, विश्राम अवस्था है। विश्राम अवस्था के अंदर ECF में कौन ज्यादा होता है, सोडियम। ICF में कौन ज्यादा होता है, पोटेशियम। के साथ साथ कौन होता है, फॉस्फेट आयन और ऑर्गेनिक आयन। इसकी वैल्यू कितनी होती है, कितना पोटेंशियल होता है, यहाँ पर बोलेंगे -70 मिलीवोल्ट। इस -70 मिलीवोल्ट को क्या बोलते हैं, बोलेंगे विश्राम कला विभव, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की और क्या क्या विशेषता है, तो ये बोलेंगे स्थिर या प्राकृतिक अवस्था है। ये कैसी अवस्था है, ध्रुवित अवस्था है, एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है। तो कैसा हो गया,
पोलराइज्ड स्टेज होगी। उसके बाद ये कैसी है, उत्तेजनशील है। उत्तेजनशील मतलब सूचनाओं को लेने के लिए तैयार है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अब आता है कि साहब इस विश्राम कला विभव जो हमारे पास -70 मिलीवोल्ट है, इसका नाम क्या है, विश्राम कला विभव। इसको बनाए कौन रखता है, कौन इसको वापिस से इसकी फेज में लेकर आएगा? तो बनाए रखने का काम किसका है, बनाए रखने का काम किसका है? ये आप बोलेंगे बनाए रखने का काम है वो दो चीजें करती है। एक करता है, वो करता है निष्क्रिय विसरण, ठीक है, निष्क्रिय विसरण। और एक करता है हमारा सोडियम पोटेशियम पंप। ये दोनों है, इसको मेंटेन करने का काम करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे कभी सोडियम कम हो गया, कभी सोडियम बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो इन सबको मेंटेन करने का काम कौन करेगा, कौन इसको वापस इस फेज के अंदर लेकर आएगा जिसमें हमारा वोल्टेज कितना आ जाए, -70 मिलीवोल्ट आ जाए। तो इसको बनाए रखने का काम कौन करेंगे, दो चीजें करेंगी, एक करेगा निष्क्रिय विसरण और एक करेगा सोडियम पोटेशियम पंप। निष्क्रिय विसरण के अंदर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक परफ्यूम को स्प्रे किया, ठीक है, परफ्यूम को स्प्रे किया, तो परफ्यूम की जो आपकी स्मेल है वो उस कमरे के उस कोने तक जाएगी आराम से, इस कोने में जाएगी, इस कोने में जाएगी, इस कोने में जाएगी, ठीक है। क्यों जा रही है, क्योंकि यहाँ पर इस जो परफ्यूम मैंने स्प्रे किया है उसकी क्वांटिटी क्या है, ज्यादा है, और उस कोने के अंदर उसकी क्वांटिटी कम है। तो ये जाएगा हाई से लो, हाई से लो, यानी इसकी मात्रा यहाँ ज्यादा है और उस कमरे के उस कोने के अंदर उसकी मात्रा कम है, तो ये फैलेगा, यानी यहां से हाई से जाएगा किस तरफ, लो की तरफ। इसको बोलते हैं अपन विसरण। क्या बोलते हैं, विसरण, डिफ्यूजन। लेकिन इसमें किसी भी अपनी एनर्जी नहीं लग रही, ठीक है, मैं यूं तो नहीं एक ही पार्टिकल को लेकर गया वहां पर छोड़ दिया, तो यहाँ पर किसी भी चीज की एनर्जी नहीं लग रही, अपने आप ही जा रहे हैं। तो बोलेंगे कैसा विसरण है, निष्क्रिय विसरण है। कैसा है, निष्क्रिय विसरण। निष्क्रिय मतलब होता है हमारी एनर्जी अभी नहीं लगी है, अपने आप ही जा रहे हैं। और सोडियम पोटेशियम पंप ये काम करता है एटीपी का यूज करके। एटीपी मतलब एनर्जी को यूज करेगा, एनर्जी को यूज करेगा। जब भी सोडियम पोटेशियम पंप आता है तो उसके लिए वर्ड आएगा, एक तो वर्ड आएगा यहाँ पर सक्रिय, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है। कैसा ट्रांसपोर्ट होगा, सक्रिय परिवहन होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ध्यान रखना, सोडियम पोटेशियम पंप जहां पर भी आ जाए तो वो क्या करेगा, उसके अंदर दो बातें ध्यान रखना, एक तो ये एटीपी का यूज करेगा और क्या करेगा, सक्रिय परिवहन करेगा। सक्रिय परिवहन मतलब यहाँ पर एनर्जी लगेगी, और एनर्जी जब लगेगी तो ये उल्टा काम करता है हमेशा। सोडियम पोटेशियम पंप कैसा काम करता है, उल्टा काम करता है। यानी ये तो जा रहा था हमारा हाई से लो, और ये क्या करता है, लो से हाई भेजता है, ठीक है। जो भी पार्टिकल होगा, जो भी एलिमेंट होगा, उसको लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ भेजेगा। कौन, सोडियम पोटेशियम पंप। इस कारण से क्या करता है, एटीपी का यूज करेगा, क्योंकि हाई से लो तो ये अपना आप चला जाएगा, ठीक है। किसी चीज के अंदर ज्यादा एनर्जी है तो वो कम एनर्जी की तरफ तो अपने आप ही जाएगा, लेकिन कम से अगर ज्यादा की तरफ फेंकना है तो उसमें हमने को एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो सोडियम पोटेशियम ध्यान रखना, जहां पर क्या जाए वहां पर एटीपी का यूज आएगा, यानी सक्रिय परिवहन होगा। तो बोलेंगे इसको -70 मिलीवोल्ट को बनाने का काम किसका है, बनाने का काम किसका है, निष्क्रिय विसरण और सोडियम पोटेशियम पंप का। अब निष्क्रिय विसरण देखो, सोडियम की क्वांटिटी कहा जाता ECF के अंदर और पोटेशियम की कहा जाता ICF के अंदर, ठीक है। तो सोडियम जाएगा हाई से लो, यानी कि ECF से ICF में आना जाएगा, और पोटेशियम क्या करेगा, ICF से ECF में जाएगा। समझ रहे हो बात को, सोडियम की क्वांटिटी यहां ज्यादा है, यहां कम है, तो ये क्या करेगा, हाई से लो की तरफ, यानी ECF से ICF की तरफ आएगा। पोटेशियम कहां जाता है, अंदर जाता है, बाहर कम है, तो ये भी जाएगा हाई से लो, यानी अंदर से बाहर। तो सोडियम जाएगा बाहर से अंदर और पोटेशियम जाएगा अंदर से बाहर। ये है सोडियम का मूवमेंट और ये है पोटेशियम का मूवमेंट, ठीक है। तो ये तो हो गया निष्क्रिय विसरण। निष्क्रिय विसरण अपना काम कर दिया। अब काम कौन करेगा, सोडियम पोटेशियम पंप। ये क्या करेगा भाई, सोडियम तू कहां होना चाहिए, तू होना चाहिए बाहर होना चाहिए, तो तू अंदर कैसा आया, तो ये क्या करेगा, वापिस से सोडियम को बाहर फेंकेगा, सोडियम को बाहर फेंकेगा। मान लीजिए सोडियम अंदर आ गया, तो सोडियम पोटेशियम पंप क्या करेगा, सोडियम को बाहर फेंकेगा। तो कहां जा रहा है, देखो लो से हाई, लो से हाई। और पोटेशियम को क्या करेगा भाई, बाहर कैसे गया, तो अंदर वाला है, तो पोटेशियम को वापस लेकर आएगा अंदर,
ये कौन कर रहा है? तो बोलेंगे सोडियम पोटेशियम पंप कर रहा है। ठीक है, तो इस कारण से ये मेंटेन रहता है। मेंटेन करने का काम किसका है? निष्क्रिय मिश्रण का और सोडियम पोटेशियम पंप का। अब देखिए नेक्स्ट आ रहा है। नेक्स्ट के अंदर बात करेंगे, जब इसके अंदर सूचनाएं चली जाएगी, सूचनाएं आएगी, तब इसके अंदर क्या क्या चेंज होगा। तो मैं टाइम को कंज्यूम करने के लिए सीधा डायग्राम बना रहा हूं, आप वो डायग्राम देखिए सीधा। देखिए साहब ये डायग्राम देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ये पीछे जो बनाया वो बनाया मैंने, तो उस अपने स्टेज को क्या बोला था? ध्रुवित अवस्था। क्या बोला था? ध्रुवित अवस्था। और प्रोसेस का नाम होता है, वो होता है ध्रुवण, यानी कि पोलराइजेशन। प्रोसेस का नाम क्या है? पोलराइजेशन, यानी कि ध्रुवण करना। ठीक है, और अवस्था को क्या बोलते हैं? ध्रुवित अवस्था। तो ये रेस्टिंग फेज के अंदर है, बाहर क्या प्रेजेंट है? प्लस, अंदर क्या प्रेजेंट है? माइनस। ठीक है, फिर माइनस, फिर बाहर क्या प्रेजेंट है? प्लस। वोल्टेज बोले तो आपको -70 मिलीवोल्ट। कौन सी कंडीशन है? तो बोलेंगे आपके सूचनाएं लेने वाली कंडीशन है। क्लियर? जब न्यूरॉन सूचनाएं ले लेगा, न्यूरॉन सूचनाएं ले लेगा, तो ले लेगा, तो ये मैंने एक्सोन का पार्ट बना रखा है, एक्सोन का पार्ट बना रखा है। ठीक है, जब न्यूरॉन है वो सूचनाएं ले लेगा, तो जैसे ही सूचनाएं लेगा तो उसके वोल्टेज में चेंज आएगा। क्या आएगा? वोल्टेज के अंदर चेंज आएगा। तो ये जो आपको मेम्ब्रेन दिख रही है, दिख रही है आपको मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन में कुछ होते हैं चैनल, यानी गेट होते हैं। क्या होते हैं? कुछ गेट होते हैं, चैनल होते हैं। उस चैनल का नाम होता है सोडियम वीजीसी। क्या नाम होता है? सोडियम वीजीसी और पोटेशियम वीजीसी। क्या क्या नाम है? सोडियम वीजीसी और पोटेशियम वीजीसी। वीजीसी का मतलब होता है वोल्टेज गमित चैनल, वोल्टेज गेटेड चैनल। ठीक है, तो जैसे ही सूचना लेगा तो इसके वोल्टेज में आएगा कुछ चेंज। जैसे ही वोल्टेज में चेंज आएगा तो इस कंडीशन के अंदर ये सोडियम वीजीसी और पोटेशियम वीजीसी क्या है? बंद है। क्या है? बंद है। यहां पर केवल दो ही प्रोसेस हो रही है, एक हो रहा है निष्क्रिय मिश्रण और एक हो रहा है सोडियम पोटेशियम पंप। ये दोनों काम कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन जैसे ही यहाँ पर सूचना लेगा, सूचना लेते क्या है? वोल्टेज में चेंज आया। वोल्टेज में चेंज आते ही कौन से गेट खुलेंगे? सबसे पहले खुलेगा हमारा सोडियम वीजीसी गेट। कौन सा गेट खुलेगा? सोडियम वीजीसी, क्योंकि वोल्टेज के अंदर चेंज आया। तो जैसे ही सोडियम के यहाँ पर गेट खुले, सोडियम के यहाँ पर गेट खुल गए, तो सोडियम के जैसे ही गेट खुलेंगे, सोडियम तेजी से क्या करेगा? इसके अंदर एंटर करेगा, तेजी से एंटर करेगा, क्योंकि सोडियम कहां पर जाता है? बोलेंगे सोडियम बाहर जाता है और पोटेशियम अंदर जाता है। तो सोडियम के गेट खुलेंगे तो कौन एंटर करेगा? सोडियम। सोडियम कहां आएगा? बोलेंगे बाहर से अंदर आएगा। कहां आएगा? बाहर से अंदर आएगा। तो तेजी के साथ बाहर से अंदर आएगा, बहुत सारा सोडियम है वो बाहर से अंदर आएगा। तो बाहर से अंदर आएगा तो लगातार ऊपर की तरफ क्या हो रहा है? पॉजिटिव कम हो रहा है। ऊपर की तरफ यानी बाहर की तरफ क्या हो रहा है? पॉजिटिव की वैल्यू कम हो रही है, और अंदर क्या हो रहा है? पॉजिटिव बढ़ रहा है। अंदर क्या हो रहा है? पॉजिटिव बढ़ रहा है। तो बोलेंगे पहले -70 मिलीवोल्ट था, पहले कैसा वोल्ट था? -70 था। अब -70 है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। कम हो रहा है क्यों? क्योंकि अंदर है वो पॉजिटिव बढ़ रहा है। पहले क्या था? नेगेटिव था, अब क्या हो रहा है? पॉजिटिव बढ़ रहा है। तो पॉजिटिव बढ़ रहा है तो वो क्या करेगा? नेगेटिव को धीरे धीरे कम करेगा। तो कम करते करते ये कितना वोल्ट कर देगा? ये हम यहाँ पर आके कर देगा 0 मिलीवोल्ट। कितना कर देगा? 0 मिलीवोल्ट। यानी जितना अंदर पॉजिटिव होगा उतना ही क्या होगा? नेगेटिव। जितना नेगेटिव होगा उतना ही क्या होगा? पॉजिटिव। यानी अंदर टोटल वैल्यू कितनी हो गई वोल्टेज की? तो बोलेंगे 0। कितनी हो गई? 0। पहले क्या था? नेगेटिव नेगेटिव था अंदर अंदर। अब जितना नेगेटिव आ गया, देखो 3 पॉजिटिव है, 3 ही क्या है? नेगेटिव। 3 नेगेटिव है, 3 ही क्या है? पॉजिटिव। तो जितना पॉजिटिव है उतना का उतना पार्ट क्या है? नेगेटिव है। तो नेगेटिव होने का टोटल वोल्टेज यहाँ पर कितना हो गया? 0 मिलीवोल्ट। कितना हो गया? 0 मिलीवोल्ट। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं विध्रुवण। क्या बोलते हैं? विध्रुवण। इंग्लिश में बोलते हैं डीपोलराइजेशन। पहले एक ऐसी स्टेज थी ध्रुवण। अब इस ध्रुवण को हमने क्या कर दिया? ध्रुवण मतलब एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है। ठीक है, इस ध्रुवण को हमने खत्म कर दिया। खत्म करने को बोलते हैं विध्रुवण, यानी डीपोलराइजेशन। तो अब यहाँ पर टोटल वोल्टेज कितना हो गया? 0। फिर लगातार सोडियम अंदर आता जाएगा, अंदर आता जाएगा, अंदर आता जाएगा। तो लगातार अंदर का जो पॉजिटिव चार्ज है वो बढ़ता जाएगा। पहले यहाँ क्या था? 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव। अब लगातार सोडियम अंदर आ रहा है, अंदर आए जा रहा है, अंदर आए जा रहा है। तो लगातार चार्ज बढ़ रहा है। तो चार्ज बढ़ रहा है तो कैसा चार्ज बढ़ेगा? प्लस या माइनस? तो प्लस चार्ज बढ़ेगा। तो अंदर की तरफ हो गया प्लस और बाहर की तरफ क्या हो गया? माइनस। क्यों? क्योंकि सोडियम की गति कैसी है? तीव्र है।
यानी पहले कौन सा वोल्ट था, 0 मिली वोल्ट था, अब 0 मिली वोल्ट से भी ऊपर चला जाएगा क्योंकि लगातार सोडियम अंदर आ रहा है यानी प्लस चार्ज बढ़ रहा है। तो बोलेंगे कितना हो गया, तो बोलेंगे 0 मिली वोल्ट से ये प्लस 45 मिली वोल्ट हो गया। कितना हो गया, प्लस 45 मिली वोल्ट। इस प्लस 45 मिली वोल्ट को अपन बोलते हैं क्रियात्मक विभव। क्या बोलते हैं, क्रियात्मक विभव। ठीक है, ये इससे ऊपर नहीं जा सकता, प्लस 45 मिली वोल्ट से ऊपर नहीं जा सकता। तो क्रियात्मक विभव, जब ये क्रियात्मक विभव ये न्यूरॉन अचीव कर लेगा तब क्या करेगा कि सोडियम के VGC जो गेट है, सोडियम VGC जो चैनल है वो उसको कर देगा बंद, और कौन सा चैनल खोल देगा, पोटेशियम VGC के चैनल खोल देगा। तो पोटेशियम कहां ज्यादा होता है, बोलेंगे अंदर ज्यादा होगा और बाहर कम होगा। तो पोटेशियम जाएगा लगातार बाहर से, सॉरी अंदर से बाहर, अंदर से बाहर। तो अंदर का जो पॉजिटिव चार्ज है वो लगातार क्या होगा, कम होगा। अंदर का जो पॉजिटिव चार्ज है वो लगातार क्या होगा, कम, क्योंकि पोटेशियम लगातार जा रहा है बाहर। तो पोटेशियम यहां पर जा रहा है बाहर, मैं यूं बना भी देता हूं आपको पता चल जाएगा। यहां पर लगातार क्या आ रहा है, सोडियम आ रहा है। अब सोडियम आना बंद हो गई, अब बाहर कौन जा रहा है, पोटेशियम जा रहा है। कौन जा रहा है बाहर, पोटेशियम। ठीक है, तो पोटेशियम लगातार जा रहा है बाहर, लगातार बाहर जा रहा है यानी प्लस चार्ज बाहर जा रहा है। तो देखो पहले यहां पर क्या था, माइनस था, प्लस बाहर गया तो बाहर क्या आना स्टार्ट हो गए, प्लस, और अंदर क्या आना स्टार्ट हो गए, माइनस। तो इसको बोलते हैं अपन, वापिस से वो फेज आना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, वापिस से जो ये वाली फेज थी वो आना स्टार्ट हो गई है, यानी इसको अपन बोलते हैं रीपोलराइजेशन, यानी पुनः ध्रुवण आना स्टार्ट हो गया है। कौन सी प्रोसेस हो गई है, पुनः ध्रुवण। तो वापिस से जो यहाँ पर देखो, वापिस से चार्ज, पहले यहाँ पर क्या हो गया, प्लस प्लस प्लस, वापिस से जितना प्लस है उतना माइनस, यानी वापिस से चार्ज है वो कम होना, सॉरी वोल्टेज है वो कम होना स्टार्ट हो गया। यानी पहले कितना था, 0 से 45 तक गया, उसके बाद वापिस से 45 से कहां आएगा, 0 की तरफ। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन रीपोलराइजेशन। वापिस से कैसा स्टार्ट आना स्टार्ट हो गया, रीपोलराइजेशन। तो लगातार पोटेशियम चलते जाएंगे बाहर, पोटेशियम जाते जाएंगे बाहर, पोटेशियम जाते जाएंगे बाहर, तो लगातार चार्ज है वो कैसा बढ़ता जाएगा, अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। तो नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो अल्टीमेटली हमारे पास एक स्टेज आ जाएगी वापस पहले वाली। ठीक है, तो ये वाली स्टेज आ जाएगी हमारे पास, लगातार नेगेटिव वापस अंदर आ गया, पॉजिटिव वापस बाहर चला गया। वापस हमने वोल्टेज कितना कर लिया, पहले कितना था, -70, यहां से स्टार्ट किया। ठीक है, पहले कितना था, -70, -70 से कितना हुआ, 0, 0 से कितना बढ़ा, +45, वापस से +45 से 0, 0 से वापस -70। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा साइकिल चलता है। सूचनाएं ली, आगे दी, तो सूचना लेके जिस टाइम लेगा उस समय कितना हो जाएगा, चार्ज 0, फिर आगे देगा तो +45, तो +45 हुआ तो पीछे वाला वापस से अपना रिकवर करना स्टार्ट कर देगा। तो वापस से वो क्या करेगा, +45 से क्या होगा, 0, और 0 होकर के वापस कितना आ जाएगा अपने पास, -70 मिलीवोल्ट। तो इसको बोलते हैं तंत्रिकीय आवेग का संचरण। एक बार थोड़ा सा वापस समझा देता हूं, देखो आराम से, क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है आपको ये बता रहा हूं। इस वाली फेज को क्या बोलते हैं, ध्रुवित अवस्था। अंदर चार्ज होता है माइनस, बाहर होता है प्लस, वोल्टेज ध्यान रखना है -70 मिलीवोल्ट। प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ध्रुवण। ठीक है, जब आपके तंत्रिकीय आवेग आएगा उस समय वोल्टेज में चेंज होगा, तो वोल्टेज में चेंज होगा तो मेम्ब्रेन पर दो गेट होते हैं, एक होता है सोडियम VGC, एक होता है पोटेशियम VGC, यानी एक सोडियम का गेट होता है और एक पोटेशियम का गेट होता है। तो जब वोल्टेज में चेंज आएगा तो सबसे पहले कौन सा गेट खुलेगा, सोडियम VGC। तो सोडियम है वो लगातार बाहर से आएंगे अंदर, सोडियम ज्यादा कहां होता है, बाहर ज्यादा होता है, बाहर से कैसे आएंगे, अंदर आएंगे। तो अंदर आएंगे तो कौन सा चार्ज लेकर आ रहा है अपने साथ, प्लस, तो अंदर कैसा है, नेगेटिव, तो प्लस चार्ज अंदर की तरफ बढ़ रहा है। तो जितना प्लस होगा बढ़ता बढ़ता बढ़ता, यानी वोल्टेज यहाँ पर क्या होगा, -70 से कम होगा, तो -70 से कम होगा तो कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, जितना प्लस होगा उतना माइनस हो गया। फिर लगातार अंदर आते जाएंगे, अंदर आते जाएंगे, अंदर आते जाएंगे, तो लगातार चार्ज बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो चार्ज कैसा हो गया, पॉजिटिव के अंदर आ गया, यानी वोल्टेज कितना हो जाएगा, 0 से +45 मिलीवोल्ट। ठीक है, जब 45 हो जाएगा तो इसको बोलेंगे अपन क्रियात्मक विभव। 45 पर क्या होगा, सोडियम VGC है वो बंद हो जाएगा, और कौन सा गेट खुल जाएगा, पोटेशियम VGC गेट खुलेगा। तो पोटेशियम कहां ज्यादा होता है, बोलेंगे अंदर ज्यादा होते हैं, कहां जाएंगे, बाहर जाएंगे। तो साथ में क्या लेकर जा रहे हैं अपने साथ, प्लस लेकर जा रहे हैं, तो अंदर प्लस कम हो रहा है और बाहर प्लस ज्यादा हो रहा है। तो वापिस से कैसी स्टेज आ जाएगी, ये वाली स्टेज आ जाएगी वापिस से। तो इसको बोलेंगे अपन पुनः ध्रुवण, यानी रीपोलराइजेशन। वापिस से वोल्टेज कितना हो गया, +45 से 0 की तरफ जा रहा है।
फिर जाते 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 लगातार जाता जाएगा तो जीरो से और कम चला जाएगा। तो जीरो से कम होता कितना चला जाएगा, बोलेंगे -70 मिलीवोल्ट चला जाएगा। यानी जो पहले स्टेज थी वो वापस से स्टेज आना स्टार्ट हो जाएगी। इसको बोलते हैं अपना तंत्रिकीय आवेग का संचरण। क्लियर। अब एक चीज और आ रही है हमारे पास, एक थोड़ा हमें डिस्कस करना है सिनेप्स के बारे में। ठीक है, सिनेप्स टॉपिक हमने कंप्लीट कर बता तो मैंने दिया था आपको पीछे कि सिनेप्स होता क्या है, लेकिन उसके बारे में थोड़ी सी बात और करनी है ताकि हमारा पूरा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए न्यूरॉन वाला। तो हेडिंग डाल लीजिए आप सिनेप्स। अब देखिए ये आता सिनेप्स, तो ये मैंने क्या बनाया है, ये मैंने बनाया टिलोडेंड्रिया और ये इसके आगे के एक्सोन का डेंड्रॉन। ठीक है, इसके बीच वाला पार्ट है तो उसको क्या बोलते हैं, सिनेप्स। सिनेप्स के अंदर टिलोडेंड्रिया के अंदर बताएं तो ये क्या बनाया है, वेसाइकल, सिनेप्टिक सिनेप्टिक आशय। इसके अंदर क्या भरा हुआ है, न्यूरोट्रांसमीटर जैसे एसिटाइलकोलिन या फिर गाबा। ठीक है, अब जो सिनेप्स है वो हमारे पास दो तरह के हैं, एक है विद्युतीय सिनेप्स और एक है रासायनिक सिनेप्स। विद्युतीय सिनेप्स के अंदर संचरण होता है वो तेज होता है, फटाफट संचरण होगा, जबकि रासायनिक सिनेप्स में जो संचरण होता है वो कैसा होता है, धीमा होता है। विद्युतीय जो सिनेप्स होते हैं वो हमारे शरीर में दुर्लभ होता है, रेयर चांस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, कुछ 1% होते हैं, 1-2%, जबकि 98% कौन प्रेजेंट है, रासायनिक सिनेप्स प्रेजेंट है। विद्युतीय सिनेप्स के अंदर जो संचरण होता है वो किसके द्वारा होता है, विभव के द्वारा होता है, पोटेंशियल में डिफरेंस आएगा जिस कारण आगे संचरण होगा। जबकि रासायनिक सिनेप्स में रसायनों के द्वारा संचरण होता है, यानी एसिटाइलकोलिन और गाबा के द्वारा। ये कैसा होता है, विद्युतीय सिनेप्स बाई डायरेक्शनल, यानी आगे भी जा सकता है और पीछे भी आ सकता है। जबकि रासायनिक सिनेप्स कैसा होता है, केवल एक दिशीय यानी यूनिडायरेक्शनल होता है, केवल एक दिशा के अंदर आगे संचरण करेगा तो वापस नहीं आएगा। तो ये हो गया हमारा सिनेप्स वाला टॉपिक। यहाँ से थोड़ा सा प्रश्न आते हैं विद्युतीय सिनेप्स और रासायनिक सिनेप्स के अंदर। तो ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट न्यूरॉन। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे ब्रेन, कि ब्रेन के क्या क्या पार्ट होता है, उसकी मेम्ब्रेन वगैरह सारी। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के टाटा, गुड बाय।